बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो सूरत हाल इस वक्त सामने आ चुकी है उसने वाजे कर दिया है कि ईरान में रिजीम चेंज का ऑपरेशन नाकाम हो चुका है और ये इसराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान की पहली बड़ी स्ट्रेटेजिक फतह के तौर पर उभर कर सामने आया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक इंतहाई अहम खबर ब्रेक की है कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन करके कहा है कि इस वक्त ईरान पर हमला न किया जाए। उनका मौक़िफ़ यह है कि इसराइल को शदीद खदशा है कि ईरानी जवाबी कार्रवाई में हमारे शहर मिलिया मीट हो सकते हैं और हमला इंतहाई ख़तरनाक सतह तक जा सकता है, इसलिए फ़िलहाल ये कार्रवाई रोक दी जाए। ज़रा इस सूरत हाल पर गौर कीजिए। क्या इसराइल को पहले ईरान की टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं था? क्या इसराइल ये नहीं जानता था कि ईरान किस हद तक मार करने की सलाहियत रखता है? फिर आखिर रातों रात ऐसा क्या बदल गया कि वही नेतन्याहू जो इससे कबल ट्रंप से नाराज़ था और सवाल कर रहा था कि हमला क्यों रोका गया, अब खुद ट्रंप से अपील कर रहा है कि ईरान पर हमला न किया जाए। नेतन्याहू खुद यूनान रवाना हो चुका है। इसराइली अफवाज हाई अलर्ट पर है, अस्पताल इमरजेंसी हालत में है और शेल्टर्स खोल दिए गए हैं, यानी हर सतह पर तैयारी मुकम्मल है। इस सब के बावजूद आखिर नेतन्याहू को ट्रंप को कॉल करके हमला रोकने का कहना क्यों पड़ा? यहाँ एक बुनियादी सवाल जन्म लेता है। इस पूरी सूरत हाल में कोई एक ऐसी हकीकत है जो ना इसराइल खुलकर बता रहा है, ना अमेरिका और ना ही कोई और फरीक। क्योंकि हमले की तैयारी तो पहले से मौजूद थी, बल्कि नेतन्याहू तो खुद ट्रंप पर बरहम था कि उसने कार्रवाई क्यों रोकी। अब अचानक हालात ये हो गए हैं कि वही लोग कह रहे हैं कि ईरान पर हमला न किया जाए। भारत में खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब, कतर और दीगर ममालिक ने भी यही मशवरा दिया। ठीक है, इन सब ने अपना अपना किरदार अदा किया, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या इसराइल वाकई इन ममालिक के कहने पर फैसले करता है? हकीकत यह है कि आखिरी लम्हे पर कुछ ऐसा सामने आया है जिसने सारा मंजरनामा बदल दिया है। पिछली मर्तबा इसराइल ने ईरान के डिफेंस सिस्टम्स को नाकारा बनाने की कोशिश की थी। इस बार वो सिस्टम्स डिसेबल नहीं हो सके और यही वो नुक्ता है जिसने खतरे की घंटी बजा दी है। इसराइल और अमेरिका को यह खदशा भी लाहिक है कि ईरान का दिफाई निज़ाम अमरीकी तैयारों को भी निशाना बना सकता है और अगर ये हमला नाकाम हुआ तो इसके बाद ईरान की जानिब से भरपूर और बराह रास्त मिसाइल हमले का इम्कान मौजूद है। असल कहानी यही है कि माजी में ईरान के दिफाई निज़ाम को मुकम्मल तौर पर नाकारा बना दिया गया था, लेकिन इस मर्तबा ऐसा नहीं हो सका और जब डिफेंस सिस्टम डिसेबल ना हो तो इसका सीधा मतलब यह है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई इसराइल के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। नुकसान सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि सबसे ज़्यादा ज़र्ब खुद इसराइल को ही बर्दाश्त करना पड़ेगी। इस पूरी सूरत हाल को अगर आप गहराई से देखें तो एक बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि जो तैयारे फिजा में उड़ते हैं वो किसी पागलपन या जज्बाती फैसले के तहत नहीं उड़ते। ना अमेरिका नादान है और ना इसराइल कि सालों, महीनों और हफ्तों की मंसूबाबंदी के बाद अचानक आखिरी लम्हे पर यह कह दिया जाए कि ठीक है, अब हमला नहीं करना। ऐसे ऑपरेशंस मुकम्मल प्लानिंग के साथ होते हैं। आप जरा हालिया एहतजाजी सूरत हाल पर ही नजर डाल लें। ट्रंप ने खुलेआम ऐलान किया, कहा कि मेरी मदद आ रही है, मैं हमला करने वाला हूं। बाकायदा फहरिस्तें जारी की गईं, फौजी अहदाफ वाजी किए गए, सब कुछ सामने था। फिर ऐन आखिरी लम्हे पर ऐसा क्या हो गया कि अचानक फैसला बदल गया? ये वो नुक्ता है जो ना उन्हें खुद समझ आ रहा है और ना वो दुनिया को बताना चाहते हैं। असल हकीकत यह है कि इस पूरे मामले में चीन और रूस ने ईरान की मदद की है। इसका अंदाजा अब यूं लगाएं कि एलॉन मस्क का स्टारलिंक इंटरनेट ईरान में फाल हुआ, एहतजाज की वीडियोस, डेटा और सब कुछ दुनिया तक पहुंच रहा था। फिर अचानक एक मोड़ आया। किसी को ठीक से मालूम नहीं कि वो टेक्नोलॉजी चीन से आई या रूस से, लेकिन नतीजा ये निकला कि स्टारलिंक डाउन हो गया, एहतजाज की वीडियोस आना बंद हो गईं, डेटा मुकम्मल तौर पर रुक गया। बाद में ये बात भी सामने आई कि एहतजाज से जुड़ा पूरा नेटवर्क कंट्रोल में ले लिया गया, इंटरनेट सिस्टम पकड़ लिया गया और सब कुछ डाउन कर दिया गया। अब असल मसला यहां आकर खड़ा होता है। अगर आप ईरान के डिफेंस सिस्टम को डिसेबल नहीं कर सकते तो चाहे आप 1000 हमले कर लें, ईरान ने रिटेलिएट करना ही है। अगर उन्होंने सिस्टम्स पर हमला करने की कोशिश की और ईरान ने इस हमले को कामयाबी से रिपेल कर दिया तो इसका मतलब है कि मंसूबा नाकाम हो चुका है। ऐसा तो नहीं होता कि आप 1-2 दिन पहले हमला करें, फिर बैठकर सिस्टम चेक करें कि वो डिसेबल हुआ या नहीं और फिर अगला कदम उठाएं। अगर करना है तो एक ही बार में फैसला कुन वार किया जाता है। इसीलिए इस सूरत हाल में उन्हें ये एहसास हुआ कि अगर आगे बढ़े तो तबाही यकीनी है। अगर नेतन्याहू को 0.1% भी यकीन होता कि सब कुछ कंट्रोल में है तो वो कभी मुल्क छोड़कर ना जाता। वो यूनान क्यों गया? पहले भी हमले के वक्त गया था, अब भी चला गया। ये कहानी कहीं फिट नहीं बैठती। असल मसला यही है कि ईरान के दिफाई निज़ाम को नाकाम बनाने में ये बुरी तरह नाकाम रहे। रूस ने ईरान को कार्गो भेजे, रेडार सिस्टम्स और जदीद टेक्नोलॉजी फराहम की। इसके बाद जाहिर है कि अमेरिकी तैयारे भी रेडार पर आ गए। इसी एतमाद के साथ ईरान ने खुलेआम कहा कि हम इन्हें आने देंगे और हम दोनों को मार गिराएंगे।
ईरान ने सऊदी अरब को आगाह किया, कतर को बताया, ओमान, कुवैत और दीगर ममालिक को पैगाम दिया। वाज़े अल्फाज में कहा गया कि हमें आपसे कोई लड़ाई नहीं, लेकिन अगर आपकी सरजमीन या कोई मिलिट्री बेस हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई तो हम जवाब में आपके मुल्क पर हमला करेंगे। अब फैसला आप पर है, अगर आप समझा सकते हैं तो समझा लें, वरना नताइज के लिए तैयार रहें। लेकिन असल सूरत हाल ये है कि आज खुद ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक निहायत अहम बात कही है। उनका कहना है कि हकीकत में इस पूरी सूरत हाल से अमेरिका पैसा कमा रहा है और जो कुछ हो रहा है वो खालिसतन तबाही और मफादात की जंग है। यहाँ एक और बहुत बड़ा और हसास मसला भी है जिसका ताल्लुक सऊदी अरब से लेकर रूस और दीगर बड़ी ताकतों तक जाकर जुड़ता है। जरा ये समझ लीजिए कि अगर फर्ज करें ईरान में रिजीम चेंज हो जाता है तो आगे क्या होगा। मिसाल आपके सामने वेनेजुएला की है। वहां रिजीम चेंज किया गया, सदर को उठाकर बाहर कर दिया गया और अब वेनेजुएला का तेल खुले आम आलमी मार्केट में आ रहा है। अगर यही मॉडल ईरान पर लागू हो जाता और ईरान का तेल मार्केट में आना शुरू हो जाता तो तेल की कीमतें कहां पहुंच जाती? अंदाजा लगाएं, $35, ज्यादा से $40 फी बैरल, जबकि इस वक्त आलमी मंडी में तेल की कीमतें $80 फी बैरल से भी ऊपर जा चुकी हैं। ऐसे में सऊदी अरब समेत वो तमाम ममालिक जो तेल बरामद करते हैं उन्हें जाहिर है ज्यादा फायदा तभी होता है जब कीमतें बुलंद हों। लेकिन अमेरिका का खेल यहां मुख्तलिफ है। अमेरिका का प्लान बिल्कुल वाज़ेह है, ईरान में रिजीम चेंज करो, एक कठपुतली हुकूमत बिठाओ, ईरान तेल बेचना शुरू करे और नतीजतन आलमी मार्केट में कीमतें नीचे आ जाएं। अब सवाल यह है कि अमेरिका को इससे क्या फर्क पड़ता है। अमेरिका में तेल निकालने और प्रोसेस करने वाली बड़ी कंपनियां तकरीबन $80 फी बैरल की लागत पर काम कर रही हैं। अगर कीमतें मुसलसल नीचे आ जाएं तो वो कंपनियां दिवालिया भी हो सकती हैं। इसी मसले का हल उन्होंने वेनेजुएला में निकाला। आपने खुद देखा कि ट्रंप ने खुले आम कहा था कि वेनेजुएला का सारा तेल इधर आएगा, हम अपनी मर्जी से बेचेंगे और पैसा भी हम ही रखेंगे। इस सूरत में अगर तेल $50 या इससे भी कम पर आ जाए तो भी अमेरिका को कोई मसला नहीं, क्योंकि वो तेल उन्हें तकरीबन मुफ्त मिल रहा होता है। वो तो हर सूरत मुनाफे में ही रहते हैं। यही मॉडल अगर ईरान में लागू हो जाता तो तेल की कीमतें भी जमीन बोस हो जाती, आलमी मईशत में भूंचाल आ जाता और उसके बाद इसराइल किसी की भी न सुनता। लेकिन हकीकत यह है कि यह रिजीम चेंज ऑपरेशन पहली मरतबा हकीकी मानों में नाकाम हुआ है और ये ईरान की एक बहुत बड़ी तारीखी फतह है। ये कोई मामूली कामयाबी नहीं बल्कि एक फैसला कुन फतह है। ये कहना कि वो दोबारा आ जाएंगे इस वक्त मुमकिन नजर नहीं आता। ईरान ने वाकई एक बहुत बड़ी जीत अपने नाम की है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जो एहतजाज हो रहे थे उनमें इसराइल और अमेरिका से जुड़े अनासिर भी शामिल थे। आपने गौर किया होगा कि ईरान के अंदर इसराइल का कितना बड़ा नेटवर्क बेनकाब हुआ। मोसाद का नेटवर्क एक्सपोज हुआ, लोग पकड़े गए, एतराफात सामने आए। इस सारे अमल में जानी नुकसान भी हुआ, आम लोग भी मारे गए, लेकिन नेटवर्क मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गया। अब इस सारी सूरत हाल के बाद ट्रंप के पास फेस सेविंग के लिए कुछ भी नहीं बचा। ट्रंप खुद खौफजदा है और उसकी वजह यह है कि अरब ममालिक ने वाज़े अल्फाज में उसे बता दिया है कि हमारी सरजमीन किसी सूरत आपके लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। ये जो सूरत हाल पैदा हुई थी वो इंतहाई खतरनाक मोड़ तक पहुंच चुकी थी। एहतजाज जारी थे और अब जरा सोचें इन लोगों का क्या बना होगा जो इस उम्मीद पर सड़कों पर निकले थे कि अमेरिका और इसराइल की फौजें उतरेंगी। इसराइल पूरी तरह तैयार बैठा था। पहले साइबर हमला किया गया लेकिन वो नाकाम हो गया। उसके बाद तैयारे भेजे गए और फिर उन्हें वापस बुलाना पड़ा। ये सब होने के बाद अब ये बात बिल्कुल वाज़े हो चुकी है कि ईरान ने एक बहुत बड़ी विक्ट्री समेट ली है। इतनी बड़ी कामयाबी कि मुस्तकबिल में इसका क्रेडिट रूस को भी दिया जा सकता है, क्योंकि जब तक इसराइल के पास इसका कोई तोड़ नहीं होगा वो हमला करेगा कैसे। इसराइल के लिए हमला तभी मुमकिन होता है जब सामने वाले का डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर डिसेबल हो। अगर ऐसा ना हो तो चाहे आप किसी बड़ी शख्सियत को निशाना बना लें या किसी एक फर्द को मार दें, ईरान के अंदर बाकी सिस्टम, बाकी लोग और बाकी ताकत फिर भी मौजूद रहेगी। ईरान की आबादी तकरीबन 9 करोड़ है। चाहे इख्तलाफात हों, चाहे मुखालिफीन भी हों, लेकिन इस वक्त एक बड़ी तादाद आयतुल्लाह के साथ खड़ी है। सूरत हाल वो नहीं रही जो बाहर से दिखाई जाती है। आखिर में हकीकत यह है कि अब ट्रंप जहां भी जाए मुंह छिपाता फिरेगा। ऐसी सियासी और सिफारती बेइज्जती हुई है जिसका तसव्वुर भी मुश्किल है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।